हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडिया जो है वो स्टार्ट करवा चुकी हूँ, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर, जिसमें अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बंगाल विजय के बारे में स्टार्ट करवाया था, जिसमेमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल विजय जो है वो हमें 2 चरणों में देखने को मिली थी। यानी कि पहला जो था वो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, और दूसरा जो होता है वो होता है बक्सर का युद्ध जो कि हमें 1764 ईस्वी में देखने को मिलता है। तो बंगाल विजय में मैंने आप लोगों को अभी तक प्लासी का जो युद्ध है वो लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। इसीलिए आज के वीडियो में मैं जो हूँ वो आप लोगों को बक्सर के युद्ध के बारे में करवाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अंग्रेज जो है वो बंगाल विजय के द्वारा ही भारत में जो अपना शासन है वो स्थापित करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसके पहले कर्नाटक युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उससे अंग्रेज जो है वो बाकी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां इस टाइम पे भारत में आती हैं उन सबको अपने रास्ते से हटा देते हैं, और सिर्फ एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में रह जाती है, जो कि अब उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती जाती हैं। और बंगाल विजय के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लासी का युद्ध करवाया था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इसमें अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है और वो बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगते हैं। यानी कि वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं, लेकिन वो जो होता है वो कठपुतली नवाब होता है, और उसके द्वारा अंग्रेज जो है वो बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि 1760 में अंग्रेज जो है वो मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम जो है वो एक कठपुतली नवाब बनकर नहीं रहना चाहता था, वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाहता था। तो यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से हमें एक और युद्ध की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई देती है, और इस युद्ध का ही परिणाम हमें बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल में करवाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग बक्सर के युद्ध को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। तो इस टाइम पर अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो अधिकारी हमें देखने को मिलता था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो ये हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से देखने को मिलता था। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो हमें 3 लोग देखने को मिलते। सबसे पहला तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, जैसा कि मैंने अभी बताया 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है, और वो जो है वो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जो ज़मींदारी है वो भी अंग्रेज़ों को दे देता है। तो लेकिन जो मीर कासिम होता है वो अंग्रेज़ों की नीतियों से असंतुष्ट था, और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वो जो है अवध के नवाब और मुग़ल शासक के साथ जाकर संधि कर लेता है, और फिर ये तीनों जो हैं वो एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती देने लगते हैं। तो ये जो युद्ध है वो हमें किस किस के बीच में देखने को मिला था। एक साइड तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जिसका नाम हेक्टर मुनरो था वो देखने को मिलता है, और दूसरी साइड बंगाल की नवाब जिसका नाम मीर कासिम था। इसके अलावा अवध का नवाब जिसका नाम शुजा उद दौला था। यहाँ पर आप लोग सिराज उद दौला और शुजा उद दौला में कंफ्यूज मत होइएगा। प्लासी के युद्ध में मैंने आप लोगों को सिराज उद दौला के बारे में करवाया था, जो कि हमें बंगाल का नवाब देखने को मिलता था, लेकिन उसको हराकर अंग्रेज जो हैं वो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो शुजा उद दौला आप लोग देख रहे हैं, तो शुजा उद दौला जो है वो हमें अवध का नवाब देखने को मिलता है। और तीसरा जो था इसमें मुग़ल शासक जो थे जिनका नाम शाह आलम था, वो भी जो है वो इन दोनों के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर
ये तीनों लोग मिलकर एक अपना हम लोग कहें एक संधि कर लेते हैं और फिर बाद में ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती देने लगते हैं। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हमें इन लोगों के बीच में देखने को मिला था। एक साइड ये तीनों देखने को मिल रहे थे और दूसरे साइड ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मुनरो था। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि किस किस के बीच में हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में। तो बक्सर के युद्ध के कारण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज जो हैं वो मीर कासिम को एक कठपुतली नवाब बनाकर रखना चाहते थे और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर शासन करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो मीर कासिम था वो कठपुतली नवाब बनकर नहीं रहना चाहता था, वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाह रहा था और वो ऐसे कुछ कार्य कर भी रहा था जिससे अंग्रेज जो हैं उसको अंग्रेजों को चुनौती मिल रही थी। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। अंग्रेज उसे कठपुतली नवाब बनाकर रखना चाहता था और जो मीर कासिम था वो स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाहता था। तो इसी वजह से इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो आगे अगर हम लोग बात करें फिर क्या होता है, मीर कासिम कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिससे अंग्रेज़ों का चिंतित होना स्वाभाविक था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उसने क्या क्या किया था, तो उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि उसने मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना लिया था उस टाइम पर, जबकि अंग्रेज़ जो हैं वो चाह रहे थे कि मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल की राजधानी बने, लेकिन मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बना लिया था। और इतना ही नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुंगेर में उसने बंदूक बनाने का कारखाना भी लगाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उसने और क्या किया था, तो उसने कुछ ब्रिटिश समर्थक अधिकारियों को दंडित भी किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें उसके दरबार में जो ऐसे जितने भी अधिकारी थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते थे, तो उनको उसने दंडित भी किया था। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जिनसे अंग्रेज जो है वो चिंतित होने लगे थे। उनको लगने लगा था कि मीर कासिम जो है वो हमारे तरीके से कार्य नहीं करेगा। जैसे मीर जाफर उसके कहने पर कार्य करता रहा, वैसे मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों के कहने पर कार्य नहीं करेगा। जबकि अंग्रेज चाहते थे कि वो भी एक कठपुतली नवाब की तरह कार्य करे और अंग्रेज ही वहाँ का पूरा जो भी कार्यभार है वो संभाले, अंग्रेजों की तरीके से ही वहाँ पर सारे कार्य हों। लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं कर रहा था। मीर कासिम अपने तरीके से कार्य कर रहा था। इस वजह से अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी चिंतित होने लगे थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण वही था 1717 का जो फरमान था कर मुक्त व्यापार का, जो मैंने आप लोगों को बताया था प्लासी के युद्ध में भी कि मुगल शासक फर्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार संबंधी एक फरमान जारी किया था, जिसे 1717 का फरमान भी कहा जाता है। तो उसको लेकर भी प्लासी के युद्ध में भी इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। तो वो टकराव जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था और इस युद्ध में भी हमें वो टकराव देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस जो भी ये फरमान था इसकी वजह से क्या हो रहा था, तो इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो कर्मचारी थे वो भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। इससे नवाब को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था। लेकिन नवाब ने इस मुद्दे पर अंग्रेज़ों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उनमें सहमति नहीं बन पाई। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अंग्रेज़ जो हैं उन्हें तो कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिली ही हुई थी, लेकिन जो भारतीय व्यापारी हुआ करते थे अंग्रेज़ जो हैं उनका भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे और उनको भी उन्होंने दस्तक की सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। इससे नवाब जो है उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था और नवाब नहीं चाहता था कि उसके राज्य को इस तरीके का आर्थिक नुकसान हो। इसीलिए उसने अंग्रेज़ों से इस मुद्दे पर बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो अपने आगे किसी की सुनते ही कहाँ थे। उनको तो जो करना होता था, उनको थोड़ी मतलब होता था कि तुम्हारे राज्य को क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्या राजनीतिक नुकसान हो रहा है। उनको तो बस अपना फ़ायदा दिखाई देता था। तो इस वजह से वहाँ पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो इसमें क्या होता है, मीर कासिम जो होता है वो एंड में गुस्से में आकर भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान कर देता है और इस मुद्दे को लेकर ही 1763 में दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और इसी का जो परिणाम है वो हमें 1764 में बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। तो ये जो एक पृष्ठभूमि है इसे आप लोग याद रखिएगा कि किस तरीके से बक्सर के युद्ध जो है उसकी परिस्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर आप लोग इसके कारणों को ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो ये कारण थे। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका भी यही परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ जो हैं उनको विजय प्राप्त हो जाती है और जो
मीर कासिम था वो हार जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें 3 शासक देखने को मिल रहे थे, तो अंग्रेज़ जो है वो इनके साथ अलग अलग तरह की संधि करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए थे। तो बंगाल के नवाब यानी कि मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था, तो इन्होंने युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, और अंग्रेज़ जो हैं वो 1765 में बंगाल के नवाब के साथ एक संधि करते हैं, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सैनिकों की संख्या में कटौती की जाएगी तथा बंगाल के प्रशासन का संचालन एक नायब सूबेदार, जिसे रेजिडेंट भी कहा जाता है, उसके द्वारा चलाया जाएगा, जिसकी नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अब अंग्रेज जो हैं वो डायरेक्टली बंगाल पर अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। वो किस तरीके से, तो वो नवाब जो होता है बंगाल का, यानी कि जो मीर कासिम था, उससे ये कहते हैं, उसके साथ ये संधि करते हैं कि बंगाल का जो प्रशासन है उसका संचालन एक रेजिडेंट के द्वारा किया जाएगा, एक सूबेदार के द्वारा किया जाएगा, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज़ जो है वो अपने ही किसी पर्सन को नियुक्त करेंगे बंगाल का प्रशासन संभालने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो डायरेक्टली जो है वो हमें बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन देखने को मिलने लगता है। और इसके अलावा अंग्रेज़ और क्या करते हैं, सैनिकों की संख्या में कटौती करते हैं। यानी कि जो भी नवाब के जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको हटाकर अंग्रेज़ जो हैं वो अब अपनी सेना वहाँ पर स्थापित करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें बंगाल के नवाब साथ देखने को मिलता है। अवध के नवाब के साथ अंग्रेज जो हैं वो क्या करते हैं, तो उसके साथ अंग्रेज जो हैं वो इलाहाबाद की संधि करते हैं, और अंग्रेज कहते हैं कि अवध की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों पर होगी, लेकिन इस सुरक्षा की जिम्मेदारी का जो भी खर्चा आएगा वो अवध को उठाना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग कहें तो अंग्रेज जो हैं वो अपनी सेना को भारत में रखना चाहते थे, लेकिन उस सेना का खर्च जो है वो भारतीय शासकों से ही निकालना चाहते थे। तो उन्होंने ये नीति अपनाई। इसे बाद में हम लोग सहायक संधि की नीति भी कहते हैं, जो कि हमें इसका आगे का रूप देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो अवध के साथ अंग्रेज जो हैं वो इस तरीके की नीति अपनाते हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो वो ये कहते हैं अवध से कि तुम्हारा जो राज्य है अवध, उसकी सुरक्षा जो है वो हम करेंगे, तुम्हें किसी भी राज्य से कोई खतरा नहीं होगा, कोई भी अगर युद्ध तुमसे करना चाहेगा तो हम तुम्हारे साइड से उसके साथ युद्ध करेंगे, हमारी जो सेना है वो तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन उस सेना का जो भी खर्च आएगा, उसके रहने सहने का, उनके खाने पीने का जो भी खर्च आएगा, उनको ट्रेनिंग देने का जो भी खर्च होगा वो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा और वो क्या चाहते हैं अवध से, तो अवध से कोरा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो भी अंग्रेज ले लेते हैं, और 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भी अवध के नवाब को अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अवध के नवाब के साथ अंग्रेज जो हैं वो कुछ इस तरीके की नीति अपनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है वो किस तरीके की नीति अपनाते हैं, और फिर इसी राजस्व का जो उपयोग करके वो जो है भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर देते हैं। भारत के राजस्व से ही अगर हम लोग कहें तो अवध से जो भी उन्हें सहायता प्राप्त हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसका खर्च अवध को ही उठाना पड़ रहा था, तो इस वजह से वो जो है वो भारत में अपनी एक अच्छी खासी सेना तैयार कर लेते हैं, और इस सेना का उपयोग ही वो फिर भारत में साम्राज्य विस्तार करने में लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करें कि मुग़ल शासक के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था, तो मुग़ल शासक के साथ भी इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, जो कि 1765 में ही हुई थी। तो इन्होंने अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। इन्होंने क्या किया था, अवध से इन्होंने जो कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया था वो इन्होंने मुग़ल शासक को दे दिया था, जिससे मुग़ल शासक अब उनसे कुछ भी ना कहे, उन्हें कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया, और बदले में ये कहा कि 26,000 रुपये वार्षिक पेंशन उनको दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कहें तो पूरे तरीके से मुग़ल शासक को अपने अंडर कर लिया था। यानी कि अगर हम लोग कहें अंग्रेज़ों ने ऐसा कह दिया था उन्हें कि आपको कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया जाएगा, और हर महीने आपके खर्चे के लिए हम लोग आपको जो है वो 26,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दिया करेंगे, जिससे आप जो हैं वो अच्छे तरीके से आराम से रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जिस कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र वो अवध से ले लेते हैं वो मुग़ल शासक को दे देते हैं।
और बदले में जो 50,000 रुपये लिए थे उनका भी वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो मुग़ल शासक है उनको पेंशन देने का वादा कर देते हैं, वो भी सिर्फ 26,000 रुपये वार्षिक पेंशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुग़ल शासक इसके बदले में क्या करता है, तो वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेज़ों को दे देता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब अंग्रेज़ों को जो है वो भारत में दीवानी का भी अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी कि डायरेक्ट जो है ये वाले जो एरिया थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है। इनकी जो ज़मींदारी है वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब अंग्रेज़ जो हैं वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने कितना ज़्यादा चालाकी से ये जो पूरा एरिया है, या फिर अगर हम लोग कहें बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसका दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, और अब वो जो है वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में शासन करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बंगाल में भी बताया कि वो जो है एक रेजिडेंट की नियुक्ति करने लगे थे जो बंगाल का प्रशासन संभालेगा। तो इस तरीके से वो अब डायरेक्टली तरीके से बंगाल में अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेज जो है वो बंगाल विजय करके भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और फिर यहीं से वो जो है वो दूसरे क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। मैं जो हूँ वो आप लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट करवाई है वो आगे भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा ही मैं जो हूँ वो इस काम को करने में अपना और ज़्यादा उत्साह दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और प्लीज़ लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख कर आइएगा। उन सब का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।